Assalamu alaikum students. Grade 10 Computer Chapter number 3. Today we discuss about the structure in C++. C++ के स्ट्रक्चर के अंदर जो फंडामेंटल जो उसके कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सेकंड कंपोनेंट होता है मेन फंक्शन हेडर and the last one is body of the program and the main function. आइए इन तीनों को वन बाय वन इन डेप्थ स्टडी करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास प्रोग्राम के टॉप ऑफ द सेक्शन के अंदर जो है वो डिफाइन किए जाते हैं, यानी कि हेडर पार्ट के अंदर। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जब भी हम अपने प्रोग्राम का पार्ट बनाते हैं तो हम स्पेशल कैरेक्टर हैश सिंबल यूज कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे होते हैं एज पर द सिलेबस, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग का, हैश इंक्लूड math.h, हैश इंक्लूड conio.h। आइए पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जैसा कि ये अपने नेम से डिफाइन करते हैं कि जब हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेज में होता है तो बिफोर द एग्जीक्यूशन, प्री मींस बिफोर द एग्जीक्यूशन, प्रोसेस मींस एग्जीक्यूशन। तो हमारी एग्जीक्यूशन से बिफोर हमारे डायरेक्टिव्स जो हमने मेंशन किए होते हैं, जो मेथड्स हमने डिफाइन किए होते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से जो हैं वो लाइब्रेरीज, फंक्शन और हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे कि जिनकी फीचर्स जो है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर बिल्ड हो जाएंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के जरिए जो हेडर फाइल्स जैसे math.h या लाइब्रेरी फाइल्स, आईओ स्ट्रीम एंड स्ट्रिंग की लाइब्रेरी फाइल्स और हेडर फाइल्स के अंदर math.h और conio.h, ग्रेड 10 के पर्सपेक्टिव में हम यही चार प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के ऊपर ही स्टडी कर रहे होंगे। तो आईओ स्ट्रीम, इसके बाद देखिए .h नहीं है तो इट मींस कि ये एक लाइब्रेरी फाइल है। math.h तो इट मींस कि ये एक हेडर फाइल है। हमारे पास जब हम C++ को इंस्टॉल करते हैं तो इसके बैकएंड पे कंपाइलर जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स और हेडर फाइल्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। उनके कंपाइल्ड वर्जन हमारे प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल होते हैं। आईओ स्ट्रीम से हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और math.h से मैं इनकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ। हम अपने प्रोग्राम में यकीनन इनपुट भी लेते हैं और अपने प्रोग्राम्स के आउटपुट भी स्क्रीन पर शो करते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में इनपुट लेने के लिए और आउटपुट शो करने के लिए अगर ये फंक्शनैलिटी हम अपने प्रोग्राम में चाहते हैं तो इसके लिए हम आईओ स्ट्रीम के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करते हैं। ये एक लाइब्रेरी फाइल है जो कि हमारे प्रोग्राम में इनपुट के लिए सी इन का फंक्शन अवेलेबल करती है और आउटपुट के लिए सी आउट का फंक्शन अवेलेबल करती है। हैश इंक्लूड ये हमारे पास अनदर लाइब्रेरी फाइल है। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर एडवांस स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना चाहते हैं और इसके फीचर्स को हम अपने प्रोग्राम का पार्ट बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में हमें स्ट्रिंग की लाइब्रेरी फाइल ऐड कर देते हैं, जिसके नतीजे में हम मल्टीपल कैरेक्टर्स इनपुट ले सकते हैं, इन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, इनकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपैरिजन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर थॉरली जो है वो डिस्कस किया था। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, लाइक हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करना चाहते हैं, लोगैरिथमिक फंक्शन यूज करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करना चाहते हैं, ये तमाम के तमाम तर फीचर्स हमारे पास math.h की लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर हम math.h
.h की लाइब्रेरी फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड ना करें और हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करें या लॉगरिथमिक वैल्यू कैलकुलेट करें या एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारा प्रोग्राम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएगा और एरर प्रोड्यूस कर रहा होगा। लेकिन math.h की हेडर फाइल को यूज करने से हमें मैथमेटिकल तमाम के तमाम तर बेसिक एंड एडवांस जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो math.h की हेडर फाइल को इंक्लूड करने से हमारे प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह से कंसोल इनपुट जैसे गेट्स के फंक्शन और पुट्स के फंक्शन अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहें तो उसके लिए हम conio.h की हेडर फाइल यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो कि हम अपना बिगिनिंग ऑफ द सी प्रोग्राम जो है वो अपने कंपाइलर को डायरेक्ट करते हैं, इसे इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि कौन से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिए जाएं और उनकी फंक्शनैलिटी हमारे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हो। हैश सिंबल से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को जो है वो मेंशन किया जाता है। अब हम IO स्ट्रीम, स्ट्रिंग, math.h और conio.h के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इनकी फंक्शनैलिटी को स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 कॉमन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम अपनी ग्रेड के अकॉर्डिंगली जो है वो उनको स्टडी कर रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट IO स्ट्रीम है। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अगर हम प्रोग्राम के अंदर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें IO.stream की लाइब्रेरी फाइल्स को यूज करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंगली हमें इनपुट के लिए cin का फंक्शन अवेलेबल हो जाता है और आउटपुट के लिए cout का फंक्शन अवेलेबल हो जाता है। स्ट्रिंग के अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो फंक्शनैलिटी चाहते हैं और स्ट्रिंग के ऊपर हम वर्किंग करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग की लाइब्रेरी फाइल्स को यूज करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रिंग के तमाम फीचर्स जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम math.h की हेडर फाइल्स को यूज करेंगे, जिसके पर्सपेक्टिव में हमें अपने प्रोग्राम के अंदर स्क्वायर रूट का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल की कैलकुलेशन के लिए POW का फंक्शन और इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कंसोल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए हम गेट, पुट्स के फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं, जिनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थॉरली डिस्कस कर रहे होंगे, तो इसके लिए हम conio.h की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करेंगे। .h मींस हेडर फाइल्स हैं और जहां पर .h नहीं है ये हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स हैं। जस्ट हमें प्रोग्राम के बिगिनिंग पार्ट के अंदर हैश इंक्लूड के कीवर्ड को यूज करते हुए इन्हें डिफाइन करना होता है ताकि ये हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स अपनी कंप्लीट फंक्शनैलिटी के साथ हमारे प्रोग्राम का पार्ट बन जाएं। नाउ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद हम अपने प्रोग्राम को स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर लेके आते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग या जितनी भी कोड लिखें तो वो स्टैंडर्ड नेमिंग फंक्शंस को जो है वो फॉलो करना शुरू कर दे। स्टैंडर्ड नेमिंग फंक्शंस को अगर हम अपने प्रोग्राम का पार्ट नहीं बनाते तो ऐसी सूरत में हमें हर लाइन के स्टार्ट में STD और कॉलन कॉलन के वर्ड को यूज करना पड़ेगा और एंड ऑफ द लाइन हमें हर स्टेटमेंट के एंड में ENDL का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि स्टेटमेंट के बिगिनिंग और एंड के ऊपर STD कॉलन कॉलन एज ए बिगिनिंग के तौर पर और एंड के तौर पर END.L यूज ना करें और हम नेमिंग कन्वेंशन को वंस अपने प्रोग्राम के अंदर इसके टॉप या हेडर पार्ट के अंदर अगर इसको हम ऐड कर दें बाय यूजिंग नेम स्पेस STD तो अब हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो कर रहा होगा और हमें हर स्टेटमेंट की बिगिनिंग पे STD और लाइन के या स्टेटमेंट के एंड के ऊपर ENDL को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट के ऊपर स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। अगर हम यूजिंग नेम स्पेस STD को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के
जस्ट आफ्टर अगर इस लाइन को अगर हम ऐड नहीं करते तो ऐसी सूरत में हमें हर स्टेटमेंट से पहले एसटीडी कॉलन कॉलन यूज करना होगा। जैसे कि सी आउट की अगर हम स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं, फंक्शन यूज करना चाहते हैं, तो उससे बिफोर यहाँ पे जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम सी इन के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो उससे भी बिफोर हमें यूज करना होगा। लेकिन अगर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को अपने प्रोग्राम का पार्ट बना देते हैं, इस स्टेटमेंट को हम अपने प्रोग्राम के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद मेंशन कर देते हैं, लेकिन बिफोर द मेन फंक्शन, तो ऐसी सूरत में अब हमें सी आउट डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। इससे बिफोर हमें एसटीडी कॉलन कॉलन को यूज करने की जरूरत नहीं होगी। और इसी तरह से सी इन से पहले भी एसटीडी कॉलन कॉलन की अब हमें नीड नहीं होगी। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की प्रोग्राम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस होती है और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जितने भी नेमिंग रूल्स जो पड़े थे आइडेंटिफायर्स के, तो वो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट हो जाते हैं। नाउ मेन फंक्शन प्रोग्राम की स्ट्रक्चर के अंदर मेन फंक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए यहां पर एक मस्ट हैव हमने इंडिकेट भी कर दिया है। मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इनिशियली हमारा कंपाइलर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हमारे प्रोग्राम का पार्ट बनाता है, स्टैंडर्ड नेमिंग फंक्शंस को हमारा प्रोग्राम का पार्ट बनाता है। इसके बाद मेन फंक्शन को हमारा कंपाइलर ढूंढता है और जहां मेन फंक्शन स्टार्ट होता है वहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। अगर हम अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन को डिफाइन ना करें या मेन फंक्शन को यूज ना करें तो ऐसी सूरत में हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ही स्टार्ट नहीं होगी और हमारा प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट होकर अपना डिजायर आउटपुट नहीं देगा। इट मींस के हम जब भी C++ के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं या C के वर्जन्स के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें अपने प्रोग्राम के कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेन फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है और मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं। और इसी प्रोग्राम के अंदर अगर हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी अगर मेंशन करते हैं तो उन यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी हम अपने मेन फंक्शन से कॉल आउट कर रहे होते हैं। तो मेन फंक्शन से कॉल आउट करने के नतीजे में हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल होते हैं और वो अपनी प्रोग्राम के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन जो है वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को जो है वो हर हाल में यूज करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन फंक्शन को हम थोड़ा सा और इलिब्रेट करते हैं। तो आइए INT मेन रिटर्न और जीरो को यहाँ पे वन बाय वन एलिब्रेट कर लेते हैं। मेन फंक्शन से बिफोर INT अगर आपको याद हो तो ये हमारा डेटा टाइप है। मेन फंक्शन जब अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगा यानी कि मेन फंक्शन जब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा और उस वैल्यू की डेटा टाइप होगी INT। ये वैल्यू जो कि मेन फंक्शन आउट करेगा वो हम अपने मेन फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न के कीवर्ड के अंदर इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। हम अपने मेन फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट के अंदर बताते हैं कि हमारा मेन फंक्शन जब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू होगी 0। ऐसा हमें करने की नीड क्यों पेश आती है? क्योंकि हमने अपने मेन फंक्शन से पहले हमने ये बताया कि हमारा मेन फंक्शन जो है वो जब आफ्टर द एग्जीक्यूशन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू होगी इंटीजर। तो ये इंटीजर वैल्यू हम अपने प्रोग्राम को कहां से सप्लाई करेंगे? एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम लास्ट स्टेटमेंट में हम रिटर्न 0 से ये INT को वैल्यू सप्लाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर चूंकि अभी फंक्शन से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो जस्ट यहां पर सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि मेन से पहले जो INT है ये INT हमारे पास इस हमारे मेन फंक्शन के रिटर्न की डेटा टाइप को स्पेसिफाई कर रहा होता है। अच्छा, अब हम फंक्शन से रिलेटेड इन
डेप्थ और इन थॉरली जो डिस्कशन करेंगे वो अपने चैप्टर नंबर 5 में करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 के जब हमारे लेक्चर्स स्टार्ट होंगे तो वहां पे मैं अगेन आपको मेन फंक्शन को वहां पे डिटेल में आपको स्टडी करवा दूंगा। और वहां पर हम जब यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम रिटर्न की डेटा टाइप और इस मेन के ब्रैकेट के अंदर देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन करते कोई डेटा टाइप और उसके साथ वेरिएबल तो वो हमारे प्रोग्राम के पैरामीटर्स होते। तो हम अपनी रिटर्न की डेटा टाइप, पासिंग पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यू इन तमाम के तमाम तर फंक्शंस के फीचर्स को फंक्शंस के चैप्टर में इन डेप्थ और इन थॉरली डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पर कोई चीज अगर अच्छे से क्लियर नहीं हो रही तो वो हमारे उस रेलेवेंट टॉपिक के अंदर इन डेप्थ और थॉरली कवर हो जाएगी। नाउ आईएनटी को यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब हमारा मेन फंक्शन फिनिश होता है तो मेन फंक्शन फिनिश होने के बाद ये एक वैल्यू रिटर्न करता है जिसकी डेटा टाइप आईएनटी के अकॉर्डिंगली इंटीजर होगी। अगर हम यहाँ पे आईएनटी के बजाय फ्लोट लिख दे तो फिर हमारी डेटा टाइप जो रिटर्न की डेटा टाइप बनेगी वो फ्लोट होगी। और यहाँ पे हम रिटर्न के अंदर जो वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे दैट इज फ्लोट वैल्यू। तो हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो लिहाजा रिटर्न के अंदर जो वैल्यू हम रिटर्न करवा रहे हैं तो वो एक इंटीजर वैल्यू है। देन उसके बाद मेन फंक्शन, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको बताया था कि मेन फंक्शन ये प्रोग्राम का वो पार्ट होता है जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन या कंपाइलेशन के नतीजे में प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी जो है वो एग्जीक्यूट की जा रही होती है। और ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। एंड लास्ट स्टेटमेंट मेन की जो है वो रिटर्न होती है जहां पे ये बता दिया जाता है कि मेन फंक्शन की ये लास्ट स्टेटमेंट है और रिटर्न का कीवर्ड ही हमारे मेन प्रोग्राम को फिनिश करवा देता है। और मेन प्रोग्राम जब हमारा फिनिश होता है तो इसी तरह से हमारे पूरे प्रोग्राम की कोडिंग जो है वो भी अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद फिनिश हो जाती है और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो रिटर्न हमारे प्रोग्राम का वो पार्ट होता है जहां से हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो जाता है और हमारा प्रोग्राम अपना डिजायर आउटपुट जो हमने प्रोग्राम के अंदर कोडिंग के थ्रू मेंशन किया होता है वो हमें आउटपुट हमें क्रिएट हो जाता है। तो आई होप के मेन फंक्शन हमारा स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम है। बिफोर मेन फंक्शन जो डेटा टाइप है ये हमारे पास रिटर्न की डेटा टाइप है और मेन फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न ये हमारे मेन फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट होती है और हमारे प्रोग्राम के सक्सेसफुल कंपाइलेशन को भी इंश्योर कर रही होती है। तो इट मींस कि हमारा मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत नेसेसरी है, हर हाल में से डिफाइन होना जरूरी है। अगर मेन फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम का पार्ट नहीं बनाएंगे तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन ही स्टार्ट नहीं होगी। नाउ हम अपने प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स को मेंशन करते हैं और हर स्टेटमेंट अपनी एक फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है जिसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोग्राम वन बाय वन अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर आउटपुट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो स्टेटमेंट हमें बताती हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करने होते हैं। हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज होती हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम की कंप्लीट अकॉर्डिंग टू नीड डिजायर फंक्शनैलिटी को ऑब्टेन कर सकें। हमारे प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट जब फिनिश होती है तो एंड ऑफ द स्टेटमेंट हम सेमी कॉलन को मार्क करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है सेमी कॉलन एज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हम इसी चैप्टर के अंदर इन डेप्थ और स्टडी करेंगे। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर के जितने भी फीचर्स हैं तो वहां पर हम उन्हें कवर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर का जस्ट मकसद जो है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी कोई स्टेटमेंट कंप्लीटली फिनिश हो जाती है तो एंड ऑफ द स्टेटमेंट टर्मिनेटर एज ए सेमी कॉलन के तौर पर बाइंड कर दिया जाता है या अटैच कर दिया जाता है। और हर स्टेटमेंट का एक पर्टिकुलर टास्क या एक फंक्शन होता है जो कि हमारे प्रोग्राम को अपनी मेन फंक्शनैलिटी के लिए जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि यूजर जो है वो अपनी एज को जो है वो इनपुट करे या हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इस टास्क को जो है वो परफॉर्म करते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने x एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया और इनिशियली इसके अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी दैट इज 5। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, x की वैल्यू जो कि हमने 5 इनिशियलाइज करवाई है, यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं और एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन के बिहाइंड हम x की वैल्यू जो कि 5 है उसमें 2 का इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे उसकी वैल्यू 5 और प्लस 2 करेंगे तो अब x के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू 7 स्टोर हो जाएगी। तो ये हमारे प्रोग्राम का एक फंक्शन या फंक्शनैलिटी है। ये फंक्शनैलिटी यहाँ पर कंप्लीट हुई। इस स्टेटमेंट की फिनिशिंग के बाद या फिनिश होने के बाद हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को फिनिश करते हैं और यहाँ पर भी हमने लाइन टर्मिनेटर लगा दिया। अच्छा यूजर, यहाँ पे एक बात को हम और अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट int x इज इक्वल्स टू 5 और इसके बाद हमने सेमी कॉलन लगाया। इट मींस प्रोग्राम ये ऑटोमेटिकली सेमी कॉलन को स्टडी करने के बाद अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर फिनिश हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम जरूरी नहीं है नेक्स्ट लाइन पे लिखें, ये एक बेटर मैनर है प्रोग्रामिंग की कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग और रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर स्टेटमेंट को अलग अलग लाइन में मेंशन किया जाए। लेकिन हम इसके पाबंद नहीं हैं। हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट जिसमें x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 है, हम जस्ट आफ्टर द int x इज इक्वल्स टू 5 लाइन टर्मिनेटर के बाद भी इसे जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का कंपाइलर जो है वो int x इज इक्वल्स टू 5 इसे एक अलग स्टेटमेंट कंसिडर कर रहा होगा, ऑल्दो कि x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 सेम इसी लाइन में इसके बाद लिखी हुई है। तो लाइन में तो इसके बाद ये कोडिंग है लेकिन कंपाइलर इसे एक अलग स्टेटमेंट कंसिडर कर रहा होगा। लेकिन बेटर मैनर फॉर प्रोग्रामिंग और प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग या कोडिंग का जो बेटर प्रोफेशनल मैकेनिज्म होता है उसमें हर स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन के अंदर ही राइट डाउन किया जाता है ताकि प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी इजीली जो है वो अंडरस्टैंड की जा सके और प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल के अंदर इनपुट इनिशियलाइज की, ये एक स्टेटमेंट है हमारी। देन इसके अंदर हमने एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म की, दिस इज अनदर स्टेटमेंट। देन हमने यूजर से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट करवाया जिसमें हमने उसकी एज की डिमांड की, ये एक अनदर स्टेटमेंट हो गई। और यूजर ने जब एज इनपुट कर दिया जो कि सी इन के जरिए एज के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, तो ये एक अनदर स्टेटमेंट हो गई। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 4 स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस हुई। int x इज इक्वल टू 5 स्टेटमेंट नंबर 1, x इज इक्वल टू x प्लस 2 स्टेटमेंट नंबर 2, सी आउट इंटर योर एज स्टेटमेंट नंबर 3, सी इन एज स्टेटमेंट नंबर 4। सी इन और सी आउट को अभी हम अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शंस की स्टडी के अंदर हम इसकी अच्छे से जो है वो इसकी वजाहत कर देंगे कि सी आउट और सी इन हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन में अपनी क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। आई होप के स्टेटमेंट से रिगार्डिंग आपका कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर अच्छे से बिल्ड हो गया होगा। एंड फर्दर इसको जब हम प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकली राइट डाउन करेंगे तो वहां पर ये बात और जो है वो आपकी मजीद क्लैरिफाई हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो अपने प्रोग्राम स्ट्रक्चर को जो हमने अब तक जो स्टडी किया तो वो स्क्रीन के ऊपर शो किया गया है। हमने आपको बताया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हमने बताया था कि जब भी हमारे प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन्वॉल्व होते हैं तो हम हैश साइन के जरिए बता रहे होते हैं हैश, और उसके बाद हम इंक्लूड का कीवर्ड यूज करते हैं जो कि ये बताता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज हो रहे हैं और इसके अकॉर्डिंगली हमें अपने प्रोग्राम के अंदर या तो कोई लाइब्रेरी फाइल जो है वो इनकॉर्पोरेट या बिल्ड करनी होगी या फिर हमें कोई हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर बिल्ड करनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे io.stream जो कि हम अपने प्रोग्राम में हर प्रोग्राम में जो कि हम C++ के अंदर राइट करते हैं तो हमें इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स की जरूरत पेश आती है, तो इसको हमने यहाँ पे अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का पार्ट बना दिया। आफ्टर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद देखें यहाँ पे सेमी कॉलन यूज हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये एक हमारे पास स्टेटमेंट है। एंड आफ्टर दैट हमने अपने प्रोग्राम की मेन कोडिंग को डिफाइन करने के लिए मेन का फंक्शन जो है वो स्टडी किया था। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स
नेम स्पेस के स्टैंडर्ड्स हमने डिफाइन कर दिए और अब हम अपने प्रोग्राम की यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम के मेन फंक्शन को राइट डाउन कर दिया। INT हमारे मेन फंक्शन का रिटर्न की डेटा टाइप है और मेन हमारे प्रोग्राम के कंपाइलर को ये बता रहा है कि अब हमारा प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कंपाइल होगा। नाउ स्टार्टिंग ब्रेसेस और एंडिंग ब्रेसेस ये मेन फंक्शन के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं। इसके बाद हमारी सी आउट ये हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज को प्रिंट करवाएंगे एंड दैट मैसेज इज हेलो वर्ल्ड। और इसके बाद हम जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली राइट डाउन हो जाएगा तो हम लास्ट स्टेटमेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था मेन के अंदर जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट राइट डाउन की जाती है दैट इज रिटर्न। और रिटर्न के साथ जो हम वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो मेन फंक्शन के साथ जो हमने रिटर्न की डेटा टाइप मेंशन की होती है उसके अकॉर्डिंगली हम रिटर्न से वो वैल्यू रिटर्न करवा देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। हमारा ये पूरा पार्ट हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का पार्ट है। INT मेन ये हमारा मेन फंक्शन है और ये मेन फंक्शन का ये हेडर पार्ट है। स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस, एंडिंग कर्ली ब्रेसेस और इसके दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट होंगी इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। और स्टेटमेंट जहां जहां पर स्टेटमेंट यूज होंगी और टर्मिनेटर से वो फिनिश हो रही होंगी इन्हें हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ा, यहाँ पे हमने आपको उसको आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद मेन फंक्शन यह आइडेंटिफाई हो गया, मेन फंक्शन की पूरी प्रोग्राम बॉडी जो कि कर्ली स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस और एंडिंग कर्ली ब्रेसेस से कवर की जाती है ये यहाँ पे मेंशन हो गई। देन आफ्टर दैट हमारे पास प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाली स्टेटमेंट्स जो कि हर लाइन के एंड में टर्मिनेटर को यूज करती हैं तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी गई। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हमने आज के लेक्चर के अंदर कवर किया। इस तमाम के तमाम तर लेक्चर को आई रिकमेंडेड कि 1 से 2 दफा आप जरूर इसे लिसन कर लीजिएगा, व्यू कर लीजिएगा और पूरे लेक्चर के अंदर जितनी भी बातें आपको समझाई गई स्लाइड बाय स्लाइड उन्हें अपने पास कॉपी में मस्ट नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं और जब आप रिपीट करें तो सारी की सारी चीजें आपकी अच्छे से रिपीट हो जाएं। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।